नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इंडिया एट 100 25 साल होंगे बेमिसाल, इसमें आपका स्वागत है। और हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस मौके पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 25 साल कमोडिटी मार्केट के लिए किस तरह से रहेंगे, कमोडिटी मार्केट की तस्वीर कैसी बदलेगी और अब यहाँ से आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश की क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल, चेयरमैन हैं ग्लोब कैपिटल के। हमारे साथ तानिया रस्तोगी हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि हम एक बहुत ही स्पेशल कवरेज के जरिए आप सबसे जुड़ रहे हैं, तो हमारा मकसद ये बताना है कि 75 सालों में जो सफ़र कमोडिटी मार्केट का रहा है, अब यहाँ से वो सफ़र किस तरह से कंटिन्यू रहेगा। मेरा सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे होगा ओवरऑल, कि आप देखिए कि 75 साल पहले 88 रुपये प्रति 10 ग्राम गोल्ड बिका करता था सर, अब 52,000 के ऊपर चला गया। हालांकि रुपया भी उस वक्त बहुत स्ट्रांग था, ये अलग कहानी है। लेकिन 1985 से 2007 के बीच में ही आप देखिए 5 गुना तक गोल्ड के दाम। तो पहले तो आप ये बताएं कि इन 75 सालों के कमोडिटी मार्केट को सफर को आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, आपने गोल्ड की बात करी। लास्ट 25 साल में गोल्ड के रेट ने इंडिया के अंदर 10% का CAGR दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। तो 25 साल पहले गोल्ड का रेट था 4,700 से 4,800 के आसपास, और अभी गोल्ड का रेट है 51,500। तो नेक्स्ट 25 साल में गोल्ड का रेट 5 लाख रुपए हो सकता है। अच्छा 10% अगर आप एनुअल ग्रोथ मानते हैं तो गोल्ड का रेट अभी 51,500 है। बताइए, तो कमाल है सर। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। सो यू में सी कि जब इंडिया विल अटेन 100 ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, गोल्ड में ट्रेड एट 5 लाख। 50 लाख, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से गोल्ड के दाम 10 गुना तक बढ़ सकते हैं अगले 25 सालों में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास करके हमारे उन दर्शकों के लिए जिनकी उम्र भी कम है, जो यंग हैं और जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप सोचिए कि अगर आपने अभी से निवेश की प्लानिंग की जी बिजनेस को देखकर, तो 25 साल के बाद आपका निवेश का पोर्टफोलियो कितना रिच होगा, कितना गोल्डन होगा। तानिया जी, आप बताएं, जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं तो आप लोग बहुत ही मजबूती से ये बात बताती हैं कि हाँ, गोल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इनफैक्ट है भी। आप देखिए कि गोल्ड ने कभी भी निवेशकों को निराश नहीं किया है। बेशक बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही हो कभी कभी, लेकिन निराश नहीं किया है गोल्ड ने। तो अब बताइए, जब हम नई सफर की शुरुआत में हैं अगले 25 सालों की, तो गोल्ड की जर्नी आप किस तरह से देख रही हैं? तो अगर आप ये देखिए कि इस टाइम पर इन्फ्लेशन जिस तरीके के पीक पर है, आप कंपेयर अगर करें तो लास्ट 40 साल पहले इतना हाई पे था, लाइक ऑलमोस्ट 9% अपने इंटरनेशनल इन्फ्लेशन पकड़ा हुआ है परसेंटेज। तो वो वाला लेवल पे अगर आप फैक्टर इन करें जितना सोना बढ़ना चाहिए कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, अगर उस समय से कंपेयर, अभी अगर आप फिजिकल भाव में देखें तो फिजिकली मेरे ख्याल से सबसे ऊपर रहा है सोना 2020 अगस्त में $2,075 के आसपास। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो 1980 में $2,500 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, इफ यू एडजस्ट इन्फ्लेशन करेंसी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जिस तरीके से उछाल आया है, क्योंकि बेयर मार्केट चल रहा था, वो गोल्ड में उस तरीके का अभी एडजस्टमेंट नहीं आया है। तो वो एडजस्टमेंट तो देखिए हाल में ही, इस साल मैं कहूंगी कि अभी स्लो जरूर चलेगा शॉर्ट टर्म में थोड़ा और, बट बाय 2023 इटसेल्फ सोने में आपको उछाल अच्छा खासा दिखना मिल जाएगा। और ये हम 2 साल में देख भी चुके हैं कि जहां थोड़ा सा भी कैलामिटी आता है वो तुरंत गोल्ड को ट्रिगर मारता है। और अब आप देखिए एक ब्रू कर ही रहा है, नया जियोपॉलिटिकल इशू ब्रू कर ही रहा है। वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घटते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी ताइवान एंड चाइना का आ गया है। देयर आर मोर अभी जो बीमारियां हैं वो नेशनल लेवल क्रॉस कर चुकी हैं। जो भी अभी नया मंकी पॉक्स और हर जितना भी कोई आ रही है, आप देखिए वो हल्का गोल्ड पे कहीं ना कहीं स्मॉल ट्रिगर आ रहा है, इवन इफ इट इज अ लिटिल बिट मिनिस्क्यूल, बट इफ यू नोटिस इट इज ट्रिगरिंग एवरी टाइम।
तो उसी हिसाब से अगर हम लेके चले, अच्छा आप वो भी देख रहे हैं कि जो बेयर मार्केट, बुल मार्केट 1980 से लेके 2000 तक हमारा ये अच्छा बेरी मार्केट रहा, लेकिन आप 2000 से लेके 2010 में क्या अच्छा बेयर रहा। हम्म। तो वो ठीक है, उसके बाद 2010 से 20 तक फिर बुल रहा, बेयर रहा, अब वापस बुल का आने का टाइम आ गया है। तो आई थिंक वो साइकिल भी अपने आप में वापस आएगी। ये सब चीजों को देखते हुए अगर आप सोचें तो मुझे लगता है कि अगले अम, भाई ये कहा जा रहा है कि 2023 में ही शायद हमें 60,000 का भाव देखने को मिल जाए। तो अच्छा। 5 साल में तो जी, 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 जो आ रहे हैं रिपोर्ट्स, तो 5 साल में $3,000 तो ज़रूर दिखता है, इन माय ओपिनियन। आप तान्या जी महिला हैं और आप जब ये कह रही हैं कि 2023 में 60,000 का भाव चला जाएगा, तो महिलाएं आपसे जी। बहुत निराश होंगी क्योंकि उनको सस्ता गोल्ड चाहिए होता है हमेशा। देखिए, ये नहीं होता है ऐसा। आप कभी भी देखिए एज़ अ रिटेलर, कभी हाँ, भी देखिए सोना गिरते हुए में कोई नहीं खरीदता। हाँ, जहाँ चढ़ते सोना हुए सब भागने खरीदते, लगता ठीक बात है, है ये। जी, और हमारी इंडियन विमेन ना, इंडियन हाउसवाइफ्स आर द रिचेस्ट हाउसवाइफ्स इन द वर्ल्ड। ये ठीक 11% है। ऑफ पूरा दुनिया का सोना उनके पास है। तो देखिए हाँ, वो ठीक सोना बात है। खरीदना तो बंद नहीं बताती नहीं करेंगी। है लेकिन उनके पास होता ज़रूर है ना? होता ज़रूर और है, तो होता है आप तभी पैसे उनको कम ही बरबाद। लगता है। होता है तभी कम ही लगता है और वो बार-बार फिर वो चाहती हैं कब ऐसा मौका मिले कि गोल्ड खरीदा जाए। अब बीरेन जी मैं अरे आपके आप पास आता हूँ। जी। सर आप ज़रा बताइए चूँकि आप टेक्निकल चार्ट को बड़ा क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। आप ज़रा बताइए बीरेन जी कि अ, पिछले इतिहास को देखते हुए, पिछले 75 सालों की जर्नी को गोल्ड की जो जर्नी है उसको हम देखते हुए, आपका नेक्स्ट अब व्यू क्या है? क्या ये जो रफ्तार हमने पिछले 75 सालों में देखी है गोल्ड की या बाकी कमोडिटीज़ की भी, उसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि अगले 25 साल की जर्नी भी उसी रफ्तार से तय होगी गोल्ड की, या यहाँ पर कुछ आप ज़्यादा उतार-चढ़ाव देख रहे हैं? मैं इसको एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के पर्सपेक्टिव से कहूँगा। अगर 1 केजी गोल्ड 1980 में किसी के पास होता तो उस समय की बेहतरीन कार जो आती थी वो 1 केजी गोल्ड में से आती थी। हुँ, 90 में वही अमाउंट का गोल्ड 1 केजी होता तो उस समय की लग्जरी कार आती। हुँ, और वही गोल्ड अगर आज भी है तो आज की लग्जरी कार, सुपर प्रीमियम लग्जरी जिसको बोलेंगे, वो आ सकती है। सेम गोल्ड अगर 25 साल के बाद भी रहा तो अल्ट्रा सुपर प्रीमियम स्पोर्ट्स कार जिसको हम कहेंगे, जो सेलिब्रिटी के पास होती है, वो कार सेम गोल्ड में आएगी। मीन्स गोल्ड आपकी लाइफस्टाइल को बरकरार रखेगा और बेटर ही बेटर करता जाएगा। ये मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। डॉलर के मुकाबले कुछ अलग हो सकता है, यूरो के मुकाबले अलग हो सकता है, बट हम इंडिया में है, ये आज़ादी का जो हाँ, जश्न मना रहे हैं 75 साल का। ठीक है। तो इस मामले में ऐसा मानता हूँ कि स्टेडीली जो गोल्ड है वो जितना भी छोटा मोटा मेरे पास अगर होगा वो मैं ऑन करता रहूंगा। अच्छा। इट विल हेल्प फाइनेंस माय लाइफस्टाइल, ऐसा मैं हुँ, कहूँ। ये ब बाकी बहुत इसमें जी, 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 बोलें, बोलें, कंटिन्यू करें बीरेन बाकी जी। इसमें बदलाव तो काफी आएंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स आएगी, बुलियन बैंकिंग आएगा, बुलियन लीजिंग का मार्केट आएगा, ट्रेसेबिलिटी डिजिटल प्रोडक्ट्स आएगी। मैं काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ क्योंकि एस्टिमेटेड 25,000 टन की हमारी गोल्ड होल्डिंग है। हुँ, इतना बड़ा पैसा लॉक हुआ है, उसको अनलॉक करना चाहिए। सरकार के मन में भी काफी विचार होगा, ट्रेड के मन में भी काफी विचार होगा, तो हुँ। हम शायद इसमें कोई नई गोल्ड रिवॉल्यूशन अगले 25 साल में देखेंगे। अच्छा, तो मतलब आपने बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि आज से 75 साल पहले अगर किसी के पास 1 किलो गोल्ड था तो उस वक्त का की लग्जरी कार वो खरीद सकते थे। उसके बाद जब दाम बढ़े तब भी अगर 1 किलो गोल्ड किसी के पास तो उस वक्त की आप लग्जरी कार खरीद सकते थे। लेकिन सवाल ये है अशोक जी, ये बात तो ठीक है कि अगर 1 किलो गोल्ड आपके पास है तो आप उस वक्त का कोई भी अच्छी कार, लग्जरी कार आप खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 1 किलो गोल्ड आएगा कैसे पोर्टफोलियो में? इसका क्या फार्मूला होगा अशोक जी कि 1 किलो गोल्ड रहे और मैं मनचाही कार खरीद लूं उस वक्त की? जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं और उनको 1 किलो गोल्ड एक्यूमुलेट करना है, तो वो एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर एक एक लोट भी अगर गोल्ड का खरीदते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो 1 किलो गोल्ड उनका इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए वो अगर 1 केजी वाला खरीदते हैं, वो तो एक बार में हो गया, लेकिन अगर वो 100 ग्राम का खरीदते हैं तो 10 बार खरीद लिया तो उनका हो जाएगा। हम्म। और यहाँ तो 10 ग्राम का भी ट्रेडिंग होता है। 10-10 ग्राम करके भी अगर वो खरीदते हैं 100 ग्राम एक साल में, तो 10 साल में उनका 1 किलो इकट्ठा हो जाएगा। हम्म। तो
दैट इज वन, और उससे सेविंग भी होगी। अच्छा। और गोल्ड आप जो देखिए, इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर अभी 7% है, पर एवरेज इन्फ्लेशन अगर आप 5% भी मानते हैं, और गोल्ड के प्राइसेस 5% एवरेज बढ़े हैं लास्ट 25 साल में, तो आपका 10% का रिटर्न रुपी टर्म्स में उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस रहेगा, एंड यू विल हैव ए सॉलिड एसेट विद यू। अच्छा, ये जो आपने फार्मूला बताया कि जैसे बीरेन जी ने आपको बताया कि अगर आपके पोर्टफोलियो में या आपके घर में आपके पास 1 किलो गोल्ड है तो आप इस वक्त की लग्जरी कार खरीद सकते हैं, ये बीरेन जी ने आपको बताया। अशोक जी ने बताया कि वो 1 किलो गोल्ड आप कैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 1 किलो गोल्ड आपने जमा कर लिया, उस वक्त की लग्जरी कार भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, जो सवाल मैं तान्या जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जरा बताइए कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि अशोक जी ने बहुत हद तक बताया, लेकिन ज्वेलरी जो है वो महिलाओं की बहुत पसंदीदा आइटम होती है खरीदने के लिहाज से, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज्वेलरी प्रीफर करती हैं। हालांकि उसमें नुकसान होता है कि आपका मेकिंग चार्ज चला जाता है, बाकी चीज़ें। आप खुद एक महिला हैं, आप क्या प्रीफर करेंगे अगर 25 सालों के लिए आपको गोल्ड खरीदना हो, रखना हो अपने पास, तो आप क्या प्रीफर करेंगी, ज्वेलरी या गोल्ड का कोई दूसरा फॉर्म? तो देखिए, अगर हम चले भी देखते हुए कि इंडिया में चलन क्या है, तो अल्टीमेटली वो आप जो भी कमाते हैं, देखिए गोल्ड इज अ वेरी इमोशनल बाइंग। इवन किसान, आप 70% सोना हमारा गांव में बिकता है, अभी असलियत यही है। और वो किसान तो ऐसा नहीं है कि लग्जरी एक्सपेंडिचर है, वो अपनी जमा पूंजी जमा इसलिए कर रहा होता है कि वो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए सोना खरीद के दे सके, जेवर खरीद के दे सके। उनका पूरा एसेट वैल्यू, जिनके पास जमीन नहीं है, रिक्शे वाला भी जो होगा, वो उसके पास जो भी कमाई बचाता है उसको सोने में कन्वर्ट करके पहन लेते हैं उनके घर की लेडीज। तो ये सोना ऐसा एक एक्सपेंडिचर है जिसको लग्जरी एक्सपेंडिचर मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है। तो इससे अच्छा अगर आप कोई रखेंगे भी उठा के, तो उसका आपको, यू आर ओनली डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। पर वो जो डबल होता है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, लेकिन आपको वो खर्चे का प्लेजर भी आ गया। जी, आप बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, आप घर खरीदेंगे, उनका डेप्रिसिएशन देखिए, आपकी गाड़ी 4 साल में डेप्रिशिएट हो जाती है। सोना आपका अप्रिशिएट करता है डेप्रिशिएट करने की जगह, है ना। दिस इज वन एक्सपेंडिचर, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द ओनली एक्सपेंडिचर, वेरी फ्यू एक्सपेंडिचर्स, लग्जरी एक्सपेंडिचर, व्हिच इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं कहूंगी, एक बात तो ये हुई कि भाई सोना इसलिए ज्वेलरी की तरह से खरीदना बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, पहले जरूर एक पिछले साल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पूछा गया था, अच्छा सोने का मार्केट अगर आप देखें तो इंडिया 20% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड इज बॉट बाय इंडिया, लेकिन ये मार्केट अभी इसमें और है। 46% ऑफ द पीपल हु वर सर्वेड सेड कि हम सोना खरीदते, निवेश नहीं किए हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोना खरीदने का प्रोसेस ट्रस्ट नहीं करते इंडिया में। तो अभी जब से वो हॉलमार्किंग की चीज आ गई है, एक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। सो ऑफ कोर्स आप मेकिंग का लॉस देते हैं, बट अगर आप उसको जी कंपेयर कर ले कि आपको उसके अप्रिसिएशन जो हो रहा है, यू आर हेजिंग योर मनी, आपका मनी का लॉस नहीं होता। ठीक बात है, ये फॉर्मूला भी ठीक है जो आपने बताया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे आप गोल्ड अपने पास रख सकते हैं। लेकिन गोल्ड के साथ साथ चांदी की चाल थोड़ी अलग होती है गोल्ड के मुकाबले। चांदी से लगाव भी थोड़ा एक ज्वेलरी के तौर पर कम होता है कंपेयर टू गोल्ड, होता है लेकिन गोल्ड के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो बीरेन जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि चांदी का प्राइस, मतलब अगर मैं देखूं कि चांदी की चाल भी आप देखिए कि 75 सालों में बहुत तेजी से बदली है, तो चांदी पर आप क्या कहेंगे? 1947 में 107 रुपए के भाव चांदी मिलती थी, बिकती थी, अब 58,000 रुपए किलो है। तो चांदी की रफ्तार आप किस तरह से देख रहे हैं आगे? सिल्वर में 2 बार मैंने $4-5 के भाव देखे, 2 बार $50 के भी देखे। बट यहाँ मुझे कैश एंड कैरी जिसको कहते हैं हेजिंग का रिटर्न बेहद अच्छा, डिसेंट, यानी 14-15% का कंसिस्टेंट रिटर्न मैंने देखा है। अगर किसी ने 2011 में बॉटम पे 40,000 पे भी अगर सिल्वर लिया है और शॉर्ट करके हेज रिटर्न कमाया है, तो उसकी लेजर आज भी पॉजिटिव होगी। तो जितना बुलिश में सिल्वर में, जितना मैं गोल्ड में
इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है वो मेरा सिल्वर में नहीं है, क्योंकि वो हाईली साइक्लिकल कमोडिटी है। हेजिंग के लिए मैं जरूर इसको प्रेफर करता हूँ, बट ओनरशिप के हिसाब से मेरा पहले से ही क्लैरिटी रहा है कि सिर्फ मैं गोल्ड ही ओन करता हूँ। ये हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि अगले 25 सालों का कमोडिटी मार्केट का सफर कैसा रह सकता है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अशोक जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अभी आपने कहा कि गोल्ड 5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। ये बात सुन के जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर जिज्ञासा होगी कि पता नहीं कितना गोल्ड उनके पास है और कितना खरीद लें ताकि 5 लाख के भाव पर वो बेच पाए अगले 25 सालों में। तो चांदी का प्राइस आप अगले 25 सालों में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, चांदी का प्राइस, जो गोल्ड का प्राइस है वो पर 10 ग्राम मैंने बताया, चांदी का प्राइस जो होता है पर केजी होता है। तो 1997 में चांदी का भाव पर केजी था 55,700। सॉरी, करंट 55,700 है, 1997 में 7,300 था। सो मेरे को लगता है चांदी का भाव भी 5 लाख के आसपास हो सकता है, क्योंकि चांदी के अंदर ग्रोथ जरूरी नहीं है सेम रेट पे हो जो गोल्ड के अंदर हो रही है। गोल्ड एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है देन सिल्वर, इवन तो सिल्वर के काफी इंडस्ट्रियल यूज भी हैं जो गोल्ड के नहीं है, बट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड ज्यादा एक्सेप्टेड है। बट चांदी के भाव भी 5 लाख रुपए पर केजी हो सकता है 25 साल के बाद। अच्छा, पर एक मैं और बात बताना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा था कि गोल्ड कैसे एक्यूमुलेट करें, तो एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आता है जहां पर आप गोल्ड खरीदते हैं और जो टेन्योर एक्सपायर होने के बाद आपको उतना ही वैल्यू का गोल्ड मिल जाता है और उसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। पर ईयर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो गोल्ड खरीदने का और अक्यूमुलेट करने का ये एक और बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, ठीक बात। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें जी, और उसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा, और साथ में जब आपका वो बॉन्ड एक्सपायर होगा उसके बदले में आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं, या फिर आप उतने पैसे ले सकते हैं जो कि उस टाइम पे प्रिवेलिंग मार्केट रेट है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जैसे 25 सालों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अशोक जी कह रहे हैं कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड के जरिए पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर जरिया होगा लंबे समय तक गोल्ड में निवेशित रहने के लिए। और चांदी पर भी उन्होंने ये कहा है कि 5 लाख रुपए किलो चांदी का भाव भी हो सकता है, तो 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड का भाव, 5 लाख रुपए प्रति किलो चांदी का भाव, ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 25 सालों में आपको दिख जाएगा। लेकिन तान्या जी, अब आप बताइए जरा कि चांदी पर आपका व्यू क्या है? क्या गोल्ड की तरह ही आप भी चांदी पर बुलिश हैं, या चांदी पर आपका नजरिया कुछ अलग है? क्योंकि चांदी की चाल कई बार बदल जाती है बाकी कारणों की वजह से, इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से, मेटल की वजह से। तो चांदी पर आपका क्या व्यू है आगे के लिए? आपने जैसे अभी ये बोला कि इंडस्ट्रियल की वजह से, तो एक्चुअल देखिए तो वो माइनिंग मेन पर्पज इज फॉर इंडस्ट्रियल, बाकी उसके जो भी यूजेस हैं वो साइड यूजेस हैं। तो चांदी अपने आप में डिमांड एंड सप्लाई की हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाती, इस वजह से सडनली उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। राइट। और ऑल्सो पीछे एक बार हम लोग देख चुके हैं, वो जो 75,000 का भाव पकड़ा, चांदी की तेजी आई थी, कई लोगों ने उसमें बहुत नुकसान दिया। होता नहीं, कहते ना बर्न चाइल्ड रेड्स द फायर वाला बात है। राइट। तो जी, उसके बाद से चांदी से काफी एक इमोशनल लेवल पर फियर रहता है उसके इन्वेस्टमेंट से। और प्रैक्टिकल रीजन से भी मैं बताऊं, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म मनी करना हो, तो एज ऑफ नाउ अगर वो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है उसको अगर कंपेयर करें, वो नीचे हुआ है। इसका मतलब चांदी ज्यादा रैली कर रही है रिसेंट टाइम में गोल्ड से। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के गेम के लिए है। आपको लॉन्ग टर्म में अगर देखना है तो मैं चांदी को उतना, क्योंकि एक तो वो वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है, जैसे आपने बताया गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। पर अगर आप देखिए तो गोल्ड मार्केट में ये सारी स्कीम्स मिलाकर भी 1% से ज्यादा का शेयर नहीं है इनका फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन। तो जो फिजिकल मार्केट जो इंडिया में नीड होती है होल्ड ऑन करने की, वो गोल्ड से मिलती है, चांदी आप नहीं कर पाते क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस है। ये बात ठीक। तो
जी, तो इसका भी एक रीज़न होता है। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि 70% हमारा जो भी मेटल प्रेशियस बिक रहा है, वो गाँव में बिक रहा है। राइट। तो गाँव वाले तो सोना पहनना चाहते हैं, वो ट्रस्ट नहीं ठीक है, करते, वो पेपर नहीं ट्रस्ट करते, बैंक नहीं ठीक ट्रस्ट बात। करते। हाँ, तो इसलिए मैं चांदी को लेके उतना बुलिश बिल्कुल भी नहीं ठीक है। हूँ। मुझे ये लगता है कि गोल्ड और चांदी का गैप और बढ़ता चला जाएगा आगे अच्छा, चल तो के आप अगले कह रहे हैं गैप बढ़ 25 साल जाएगा, में। चांदी पर जी। आपको उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि चांदी की चाल थोड़ी अलग होती है और ये बात ठीक भी है। पिछले दिनों भी हमने देखा है, चांदी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कंपेयर टू गोल्ड। लेकिन अब आते हैं क्रूड पे, और क्रूड में भी बीरेन जी हमने बहुत तेज़ी पिछले मतलब सालों में हमने देखी है, कहाँ से कहाँ तक कच्चे तेल के दाम पहुँच गए, बहुत तेज़ी आई क्रूड में। अब आप ज़रा बताइए, क्योंकि आगे के लिए ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना आएगा, तो क्या क्रूड की कहानी धीरे धीरे खत्म मानी जाए या धीरे धीरे कम होगी? मतलब क्रूड की रफ्तार या क्रूड की कहानी धीरे धीरे सीन से गायब होगी? एनर्जी प्रोफाइल में बहुत लंबा बदलाव आ रहा है। बहुत सालों के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स वापस आ गए हैं, कोल भी वापस आ गया है। यहाँ मैं ऐसा समझता हूँ कि न्यू एज मेटल्स स्पेशली शुड बी फोकस ऑन, जैसे पैलेडियम, कोबाल्ट, लिथियम, टर्बियम, बैटरी मेटल्स, रेयर अर्थ। इसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अब तक स्थान नहीं था, बट आम आदमी के पोर्टफोलियो में भी स्थान होना चाहिए। क्रूड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद इसमें जो फैंसी हमने देखी थी ये यूक्रेन या जो जियोपॉलिटिकल रिस्क के हिसाब से, अब शायद इसमें ओके, लॉन्ग टर्म डिमांड डिस्ट्रक्शन लग रहा है। एक बार जो हमने माइनस भी उसको देख लिया, तो कहीं ना कहीं सप्लाई ग्लट तो ओके, डेवलप हो रही है, ठीक बट है। मेरा 30 पूरा ठीक है सर, फोकस आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्रूड की कहानी आगे क्या होगी। 30 सेकंड में अशोक जी, एग्री मार्केट की तस्वीर आपको किस तरह से बदलती हुई दिख रही है? बहुत सारे खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, बहुत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना बाकी है, वहां पर आपका टेक। देखिए, अगर आप नेक्स्ट 25 ईयर्स की बात करें तो इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, जी, और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, और इंडिया के अंदर जो हमारी ओके, जो एग्री इकोनॉमी है हम्म, उस पे भी गवर्नमेंट का फोकस है। सो आई थिंक वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द एग्री कमोडिटीज, ठीक है, और हमारी एग्री कमोडिटीज एक्सचेंज पे ट्रेड होंगी, हाँ, और वो एक हेजिंग मैकेनिज्म हमारे एक्सचेंज में इफेक्टिव होगा, जी, जहां पर कि लेट अस से अभी ओके सर, वीट के लिए हमारा एमएसपी है, हाँ, और गवर्नमेंट एमएसपी पे वीट खरीदती है, हम्म, गोडाउन में स्टोर करती है और बेचती है, और उसके जी, अंदर गवर्नमेंट को जो कॉस्ट आती है, जितनी एमएसपी की जी कॉस्ट सर, है, जी सर, हाँ, अगर एमएसपी 800 है, 800 उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है। राइट, राइट, मतलब बाइंग रेट प्लस स्टोरेज, इंटरेस्ट, लॉस, तो उनकी जो कॉस्ट है लेट अस से वीट की 1600 1700 हाँ, आती है, अगर हम 800 एमएसपी लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसका प्रॉपर एक्सचेंजेस का यूज करें तो वो बेहतर हो तो जाएगा। एमएसपी, ये बहुत हाँ, बहुत तो अच्छी वो बात हमारी, आपने कही कि एक्सचेंजेज का अगर इस्तेमाल ठीक तरीके से होगा तो एग्री मार्केट की तस्वीर कुछ और बेहतर होगी। और आपने कहा कि आने वाले वक्त में हम जो है आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे कृषि उत्पादों के मामले में। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, बीरेन जी आपका, तान्या जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगले 25 साल कमोडिटी मार्केट के लिए किस तरह से बेमिसाल साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको आज़ादी की अमृत महोत्सव की आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।